अब हम करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जब जो भी स्ट्रैटेजी हमने फॉर्मुलेट करी है, अब जब हम उसको एग्जीक्यूशन में लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है ये हम सीखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल सिस्टम बताना चाहती हूँ, तभी आप जो भी ऊपर पैरा में लिखा हुआ है तभी आप समझ पाएंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम नेसेसरी होता है कि जो भी आपने प्लान गोल्स वगैरह रखे हैं या जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, जैसा आपने सोचा था कि वो एग्जीक्यूट होगी या जो रिजल्ट आने चाहिए, तो ये देखना कि वैसा काम हो रहा है, वैसे रिजल्ट्स हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर 3 स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स बताए गए हैं। वन इज पर्सनल, सेकंड इज आउटपुट कंट्रोल एंड बिहेवियर कंट्रोल। तो ये तीनों कंट्रोल क्या बताते हैं? पर्सनल कंट्रोल मीन्स वो कहता है कि ऐसा कंट्रोल जो डायरेक्ट सुपरविजन से आता है। जब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सुपरविजन के थ्रू, अल्टीमेटली क्या कर रहे होता है, एक सुपरवाइजर कंट्रोल कर रहा होता है, वो ये चेक कर रहा होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ को गाइडलाइंस दी गई हैं, जो भी पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स डिफाइन किए गए हैं, क्या एम्प्लॉयज़ वैसे काम कर रहा है कि नहीं। इवन अगर वो किसी प्रोसेस को ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो वो वहाँ पर उसको गाइड भी करता है कि इन प्रोसेसेस को कैसे परफॉर्म करना है। तो मीन्स एक तरह से कंपिटेंसी डेवलप करने में भी पर्सनल कंट्रोल जो है वो हेल्पफुल होता है। तो एक डायरेक्ट सुपरविजन इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है, किसकी? पर्सनल कंट्रोल। तो अल्टीमेटली हम कंट्रोल करते हैं कि जो भी वर्क किया जा रहा है ग्राउंड पर, क्या वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट सुपरविजन ये लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लर्निंग अकर होती है और कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है पर्सनल कंट्रोल के थ्रू। अब 2 अदर कंट्रोल्स दिए गए हैं, एक है आउटपुट कंट्रोल, देन बिहेवियर कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल लगाए जाते हैं जो कि बॉटम लाइन रिजल्ट्स को कंट्रोल करता है, मीन्स हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, उन रिजल्ट्स को, हमारी परफॉर्मेंस। तो ये कंट्रोल कैसे होते हैं? इन कंट्रोल्स में अल्टीमेटली क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसमें जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर किया जाता है, फिर वेरियस वेरिएंसेस जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे आपने कॉस्टिंग में किया होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इन वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जो भी आपने वेरिएंसेस, चाहे दैट इज रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर, यू कैन से सेल्स, कोई भी वेरिएंस, जैसे लेबर के साथ हमने देखा था कि यूजर्स वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, जहाँ लेबर रेट वेरिएंस, वो सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करके अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे क्या उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं, या यहाँ पर जो वेरिएंस है वो ऑपरेशनल वेरिएंस है या प्लानिंग वेरिएंस है। तो ये आउटपुट कंट्रोल अल्टीमेटली जो आउटपुट निकला है उसको चेक करता है और वेरिएंसेस कैलकुलेट करके देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व दैट ऑर्गेनाइजेशन, नो ये नहीं, पहले ये वाला देखो, ये वाला वेरिएंस कंट्रोल में ये वाला देखो कि जो भी परफॉर्मेंस होती है किसी भी यूनिट या डिवीज़न डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज़ की, मेजर करते हैं उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस रिलेटिव टू दीज गोल, जो भी गोल्स रखे गए हैं उसके साथ मेजर करते हैं। तो जो भी हमें वेरिएंस मिलता है या जो परफॉर्मेंस मेजर के थ्रू हमने मेजर किया उसके साथ हम लिंक कर सकते हैं इंसेंटिव स्ट्रक्चर, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट रहें। तो अगर आपने की परफॉर्मेंस जो बजट्स हैं या स्टैंडर्ड्स रखे हैं उससे भी बेटर है तो वहाँ पर बोनस वगैरह दिए जाते हैं। तो दिस इज़ द आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल एक्चुअल में क्या कंट्रोल करता है? बॉटम लाइन रिजल्ट्स। लास्ट वन आ जाता है बिहेवियर कंट्रोल। बिहेवियर कंट्रोल मोस्टली उन इंडस्ट्रीज़ में या बिजनेस में लगाए जाते हैं जो हाईली रेगुलेटेड होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ये एक तरह से प्रोटोकॉल सेट करते हैं, मीन्स एक तरह से गाइडलाइंस या प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि कैसे एम्प्लॉय को अपना काम करना है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो होटल लाइन होती है तो वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है जो ये इंश्योर करता है कि आपने ड्रेस कोड के थ्रू, किचन का एक ड्रेस कोड है जिससे ये है कि एक सेफ्टी रहेगी, जो आपके हेयर हैं आप उसको पूरा कवर अप करके जाओगे।
तो ये एक जो है वो बिहेवियर कंट्रोल है। ऑब्वियसली एक पर्सन जब एक ड्रेस में होता है तो उसको लगता है कि हाँ अब मैं वर्क पे हूँ, मुझे वैसा ही बिहेव करना है। और बिहेवियर कंट्रोल कैसे हो सकते हैं कि जैसे कंपनीज में या बैंक्स में बहुत बार ये गाइडलाइंस दी जाती है कि अगर आपको 50 लाख का से अबव का लोन जो है वो देना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी सैंक्शन होगा लोन, उस डॉक्यूमेंट्स में 2 मैनेजर्स या 2 डायरेक्टर्स के जो भी है उनके साइन होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो फ्रॉड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए बिहेवियर कंट्रोल। जब कोई भी आपको गाइडलाइंस बताई गई हैं, जहाँ प्रोसीजर बताया गया है कि जब भी आप काम करेंगे इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करेंगे ताकि रिस्क को अवॉइड किया जा सके, तो वो सारे कंट्रोल जो होते हैं वो बिहेवियर कंट्रोल होते हैं। तो बिहेवियर कंट्रोल में क्या होता है, बिहेवियर कंट्रोल कैसे लगाए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स से इस्टेब्लिश करके। प्रोटोकॉल्स ये हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी होते हैं, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी होते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड, ये भी एक बिहेवियर कंट्रोल है, जहाँ साइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ 2 मेंबर्स, ये एक तरह का कंट्रोल है जो कि क्या करता है, स्टॉप नहीं कह सकते, जहाँ आप कह सकते हो मिनिमाइज फ्रॉड्स, और इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी को भी रोकता है। और क्या होता है कि हमें गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स बताए होते हैं, राइट। तो ये कंट्रोल्स होते हैं। बट अगर ये कंट्रोल्स हम मैन्युअली लगाएंगे तो हम अच्छी तरह उसको इतना मैन्युअली चेक नहीं कर सकते। तो ये जो 2 कंट्रोल्स होते हैं ना, आउटपुट कंट्रोल और बिहेवियर कंट्रोल, स्ट्रैटेजी प्रॉपर वे में जो है वो एग्जीक्यूट हो, उसके लिए इन 2 कंट्रोल्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आउटपुट कंट्रोल बजट्स और वेरिएंसेस ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है और टाइमली कैलकुलेट करके देता है ताकि आप जो है टाइमली एक्शंस ले पाओ। ऐसे ही बिहेवियर कंट्रोल में भी जब लोन सेंक्शन होता है तो अगर प्रॉपर सिग्नेचर नहीं है और जो सिग्नेचर है वो किसी ने फॉर्ज किए हैं तो वो बहुत ही जल्दी उसको फाइंड आउट करता है और वहीं पर जो है ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर देता है। तो बिहेवियर कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल को आप आईटी के थ्रू जो है वो बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कंट्रोल सिस्टम जो कि मैं आपको बात कर रही हूँ बिहेवियर कंट्रोल सिस्टम, और आपका आउटपुट कंट्रोल सिस्टम जो है वो आईटी के थ्रू प्रॉपर वे में लग सकता है जिससे स्ट्रैटेजी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो यही इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ लिंक ऊपर है इसका। आफ्टर दैट आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द एसपीयू। एसपीयू मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। जब एक बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बिग स्केल पे काम करना स्टार्ट कर देता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करता है, तो हर प्रोडक्ट की रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी मार्केटिंग रिक्वायरमेंट अलग होगी, उसके लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट टाइप की चाहिए होगी। अगर एक ही बिजनेस यूनिट में सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक तरह की स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, तो वो कभी भी प्रोडक्ट जो है वो अपनी जिस लेवल पर उसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए वो कभी नहीं हो पाएगी। तो जब लार्ज स्केल पे कोई बिजनेस हाउस जो है ऑपरेट करता है, देन एक कह लो कि फोकस करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करने के लिए वो क्या करता है, एक सेपरेट डिवीज़न या सेपरेट कंपनी बना दी जाती है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट जैसे कि हम टाटा में ले सकते हैं कि टाटा मोटर्स है, आपका टीसीएस है, और आपका टाटा का रिटेल अलग है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है टाटास के एसबीयू हैं। तो हर बिजनेस यूनिट के लिए अलग अलग से जो है प्लानिंग की जाती है, हर की मार्केटिंग डिफरेंट टाइप से। जैसी टाटा मोटर्स की होती होगी वैसे ही टाटा सॉल्ट की नहीं होती होगी। ऑब्वियसली दोनों का मार्केट अलग है, दोनों के रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों की स्किल सेट रिक्वायरमेंट अलग है। तो जब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेपरेट कर दिया जाता है
और उनके लिए अलग एक कह लो कि एक सेपरेट मैनेजर हायर किया जाता है, एक सेपरेट सीईओ होता है जो कि डिसाइड करता है कि इस बिजनेस यूनिट में कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। मीन्स टोटल कंट्रोल जो है वो सीईओ के थ्रू, उस सीईओ के थ्रू किया जाता है और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर यूनिट की परफॉर्मेंस के लिए। तो उसको हम एसबीयू कहते हैं। तो एसबीयू प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, एसबीयू जो है वो डिवीज़न वाइज भी हो सकता है, एसबीयू आप जोग्राफिकल भी बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपने जो वर्क करना है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में कैसे कर सकते हैं। तो एसबीयू यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे टाटा की एग्जांपल ले लो कि एक मेन हेड जो होता है, मेन यहाँ पर एक हेड ऑफिस होता है जिसमें ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और यहाँ पर अलग अलग बिजनेस यूनिट जैसे टाटा मोटर्स ले लो, टाटा का एविएशन ले लो, टाटा रिटेल ले लो, टीसीएस ले लो, उनके अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होते हैं और उसके अंदर भी उनका मार्केटिंग डिवीज़न, उनका फाइनेंस डिवीज़न, उनका एचआर डिवीज़न वो भी अलग अलग होगी। तो आप कहो कि जो डिवीज़न है ये बहुत बार हर एक एसबीयू का अलग डिवीज़न होगा तो ये कॉस्टली अफेयर नहीं होगा। हाँ, बहुत कॉस्टली होता है ये। और समटाइम्स क्या होता है, अगर आप जोग्राफिकली जो है वो एसबीयू बनाते हो तो वहाँ पर जैसे बैंक्स हैं वो जोग्राफिकल अलग अलग जो है एसबीयू बनाते हैं, एक स्टेट में अलग होते हैं, दूसरी स्टेट में अलग डिविजन्स ओपन करते हैं। तो हर एक की परफॉर्मेंस भी अलग अलग जो है चेक की जाती है। एक स्टेट का एक सीईओ बनाया जाता है या एक मैनेजर बना दिया जाता है जो उस स्टेट की सभी बैंक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उससे क्या होता है कि हर एक डिवीज़न की अपना एक वे होगा कस्टमर से डील करना। तो अगर आप किसी भी बैंक्स जो एक डिफरेंट स्टेट में, पंजाब में है और दूसरी बैंक कोलकाता में है, तो दोनों का जो आपसे डील करने का वे होगा वो अलग होगा। तो माइट भी आप एक प्लेस से तो सेटिस्फाई हो तो दूसरे लोग वैसा ही पॉलिसीज़ प्रोसीजर नहीं फॉलो करते, तो वहाँ पर आप अलग एक्सपीरियंस फील करोगे। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स में भी आ जाता है। तो और ये ऐसे आपको अलग अलग डिवीज़न बनाने में बहुत सारी जो कह लो कि फंक्शनल डिवीज़न मीन्स अलग अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पर इसके अगर मैं कॉन्ट्रेरी बोलूँ तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं कि आप किसी भी, अगर आपने अलग अलग प्रोडक्ट के एसबीयू बनाए हुए हैं तो आप उस प्रोडक्ट के लिए जो उस इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस अलग से करोगे, उसका मार्केटिंग जो है स्ट्रैटेजी अलग से बनाओगे, उसके अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप जो है एनालाइज करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बनाओगे और उसके लिए जो एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर जो मेन हेड ऑफिस है उसका कंट्रोल भी ज़्यादा होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो वर्क करते हैं वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी हायरार्की बन जाती है, इसमें काफ़ी लॉन्ग हायरार्की होती है, तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो दीज आर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एसबीयू। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए कि जैसे इसने यूनिलीवर का बताया हुआ है कि उसके डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक, फूड प्रोडक्ट और बेवरेजेस के लिए अलग अलग जो है वो ब्रांचेस बनाई गई हैं और सेपरेट यूनिट हेड हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होती है, क्योंकि एक पर हेड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एसबीयू के लिए वही अकाउंटेबल होगा। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं, बेटर कंट्रोल यहाँ पर होता है और हेल्प टू एक्सपेंड उसी बिजनेस के, अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में हो तो उससे रिलेटेड और अनरिलेटेड बिजनेस में जो है आप सोच सकते हो कि इस बिज़नेस को और कैसे एक्सपेंड करना है। बट डिसएडवांटेजेस कि काफ़ी कॉस्टली होता है, हाई कॉस्ट अप्रोच होती है और सम टाइम ये हो जाता है कि इनकंसिस्टेंट अप्रोच होती है कस्टमर टैकल करने के लिए, जैसे मैंने बैंक्स की एग्जांपल दी। यहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इसको आप एक बार स्टडी कर लीजिए। ये देख लेते हैं कि एसपीयू एंड कोर कॉम्पिटेंसी। पहले हम देखते हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब देखो, कोर कॉम्पिटेंसी नॉट इक्वल टू स्किल्स। स्किल अलग चीज़ होती है, कोर कॉम्पिटेंसी अलग चीज़ होती है। आपके पास, आप जब सीएमए कर लेते हो तो आपके पास एक स्किल सेट आ जाता है कि हाँ आप कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट ऑडिट बिग ऑर्गेनाइजेशन का एकदम से कॉस्ट ऑडिट करना, एकदम से आपको ये पकड़ना कि हाँ कहाँ गलती हो सकती है, वो तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही समझ में आएगा।
जब आप वो कॉस्ट ऑडिट करते रहते हो, आपके पास चैलेंजेस आते रहते हैं, आप उन चैलेंजेस को मीट करते आगे आगे अपने करियर में बढ़ते जाते हो, तब आप क्या बन जाते हो, एक दिन कॉस्ट ऑडिट आप बहुत फास्ट करते हो और देखते ही रिपोर्ट्स आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर गड़बड़ होगी। जब आप एक कोर कंपिटेंसी, एक कंपिटेंसी डेवलप करते हो, अगर आपसे फास्ट कोई काम नहीं कर सकता तो वो आपकी कोर कंपिटेंसी बन जाती है। तो कोर कंपिटेंसी क्या होती है, वो स्किल से आती है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है, जब उसमें वैल्यूज, बिहेवियर, नॉलेज जो है और एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है आपकी कोर कंपिटेंसी। जैसे कि एप्पल है, एप्पल ने जब फ़ोन लॉन्च किया तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसकी कोर कंपिटेंसी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने डेवलप वो किया है। अगर होंडा कहें तो होंडा के जो इंजन्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो है ऐसा नहीं है कि इंजन कोई बना नहीं सकता, लेकिन जो उनमें कंपिटेंसी है वैसी कोई और इजीली इमिटेट नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता उसको, तो वो बनती है कोर कंपिटेंसी। अगर आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी स्किल को कोई कॉपी कर सकता है, वो कोर नहीं होगी। जैसे आप टाटा का डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन सिस्टम या लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखो, वो बहुत ही रॉबस्ट है, उसको कॉपी करना जो है बहुत ही जो टफ है, तो वो उसकी कोर कंपिटेंसी है। उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसको मीट करना, मैचअप करना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट है, वो उसकी कोर कंपिटेंसी है। कोर कंपिटेंसी वो होगी जो कि एक वैल्यू दे कस्टमर को, उसको इमिटेट, उसको कॉपी करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो, राइट, और वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है आपने डेवलप की हो, वो होती है आपकी कोर कंपिटेंसी। तो SBU एंड कोर कंपिटेंसी क्या होती है, आप किसी भी SBU, जब SBU सेपरेट करते हैं तो उसके लिए सेपरेट SBU के लिए एक कोर कंपिटेंसी को डेवलप करोगे। अब जैसे कि हमने TCS की कोर कंपिटेंसी अलग होगी, टाटा मोटर्स की अलग होगी, तो यही लिखा हुआ है कि SBU ग्रुपिंग किए जाते हैं रिलेटेड बिजनेस में, विच इज़ ओपन टू कॉम्प्लेक्स प्लानिंग ट्रीटमेंट के लिए जो ओपन होते हैं उनकी, वही SBU के बारे में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। कोर कंपिटेंसी का तो बस ऊपर एंड करके लिख दिया उन्होंने, और इसमें तो यही है जो हमने बोला है वही लिखा हुआ है। कहते हैं कुछ रीजंस हैं जो कि SBU अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। क्यों यूज़ करती हैं, ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट ओवर जोग्राफिकल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस हो पाए, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वो लोकेशनल यूनिट के बेस पे की कर सकें। इंडिया के यूनिट्स अलग कर दिए और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके यूनिट्स अलग कर दिए, और SBU रिलेटेड बिजनेस को ग्रुप करता है, और हर एक की जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है दूसरे बिजनेस से अलग होती है, उसी के बारे में ही बार बार दिया है। उनका एक CEO होता है, उनके अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो ये बातें हैं वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कि रिलेटेड बिजनेस को कलेक्ट करते हैं, इनके अपने ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और प्रॉफिट परफॉर्मेंस। यही एक लाइन को ही बार बार लिखा है, इतना ही SBU, कहीं कुछ भी SBU के रिलेटेड आ जाए यही बातें आपने बार बार लिखनी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट SBU। नेक्स्ट हमारा आ गया टॉपिक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? ऐसे प्रोसेस मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज टू obtain some results, to achieve some goals or to obtain some output। उसके लिए कुछ हम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस बिजनेस से रिलेटेड हों उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस। री इंजीनियरिंग मीन्स कि आप, इंजीनियरिंग मतलब बिल्ड, राइट, री का मतलब दोबारा से बिल्ड करना। प्रोसेस ऑलरेडी हैं लेकिन आप उनको दोबारा से बिल्ड कर रहे हो, उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है जब आपको लगे कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, या जो जिन प्रोसेसेस के थ्रू आप काम कर रहे हो वो बहुत ही कॉस्टली आपको पड़ रहे हैं, या आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है कस्टमर को पसंद नहीं आ रही, कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाइड हो रहा है, या इन्वायरमेंट में बहुत ही कह लो कि ड्रामेटिक चेंज आ गया है, तो तब भी ये कुछ रीजंस होते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने के लिए। जैसे बैंक्स ने अपने प्रोसेसेस का री इंजीनियरिंग किया। कैसे किया कि उन्होंने जो मैनुअल वर्क होते थे उनको सभी को किस में शिफ्ट कर दिया, उसको सभी को टेक्नोलॉजी के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था कि आप डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, आपको बैंकिंग आवर्स में ही बैंक में जाना पड़ता था। तो उससे क्या डिसएडवांटेज क्या था? एक तो बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, जब पर्सोनल्स थे, वो सारा दिन बिजी रहते थे, पैसा लेने देने गिनने, बस इसी में बिजी रहते थे।
वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते थे, वो एक रेपिटेटिव नेचर का काम कर रहे थे। तो ये रेपिटेटिव नेचर का काम तो मशीन भी कर सकती है। और बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा था, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे थे, म्यूचुअल फंड्स आ रहा था, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत टाइप के लोन्स, पर्सनल लोन, हाउस लोन। इन पर तो तभी ध्यान देते ना अगर जो रेपिटेटिव नेचर का काम है वो आईटी के थ्रू किया जाता। और वहाँ पर मैनुअल करने में मिस्टेक्स भी बहुत होती थी। अब आपको कस्टमर के पास इतना बिजी हो गया था कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना बैंकिंग की जितने भी काम है वो उसी बैंकिंग आवर्स में ही करवाए। उसके पास एक ऐप होनी चाहिए कि कभी भी वो बैंक की सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी था बैंकिंग प्रोसेस को री इंजीनियर करना। काम वही है बैंकिंग का, लेकिन उन्होंने जो प्रोसेस पहले काम करते थे उसको चेंज कर दिया, मीन्स उसमें ड्रामेटिक चेंज कर दिया। अगर बहुत बड़ा चेंज आता है, एक बहुत बिग आप चेंज करते हो प्रोसेसेस में और आपके बिजनेस में उस चेंज के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, आपकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी कॉस्ट कम होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तब होता है जाके बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसको बोलते हैं हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने के लिए देखो ये वाले कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप? अब अगर हम बैंक की एग्जांपल लें तो उन्होंने पहले क्या किया होगा कि उनका ऑब्जेक्टिव विजन क्या है। उनका ऑब्जेक्टिव विजन है कस्टमर को क्वालिटी सर्विस टाइमली देने, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उनको वेरियस टाइप्स के प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करने, उसके रिगार्डिंग जो है वो उनको फैसिलिटी 24/7 की थी। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस क्या हैं, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस कैसे कर रहे हैं। देन आइडेंटिफाई प्रोसेस रीडिज़ाइन, फिर कैसे प्रोसेस दोबारा रीडिज़ाइन, अब दूसरे प्रोसेस कैसे हो सकते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया चेंज लीवर, कहाँ कहाँ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर इम्प्लीमेंट द न्यू प्रोसेस। इम्प्लीमेंट न्यू प्रोसेस मीन्स उन्होंने न्यू प्रोसेसेस को जो है वो एक प्रोटोटाइप, एक प्लेस पर या एक ब्रांच पर, एक एरिया में लगा के देखा कि क्या ये बेटर वे में काम कर रहे हैं, जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप न्यू प्रोसेसेस को ऑपरेशनल बना देते हो। देन अवेल्युएट करते हो कि क्या इनमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है। पहले आपको पता ना कि जब एटीएम मशीन होती थी, आपके टाइम में तो नहीं होता होगा, जब फर्स्ट टाइम आई थी तो एटीएम मशीन में ना वो कार्ड जो है बीच में मशीन के चला जाता था और बहुत बार ऐसा होता था कि आप पिन गलत अगर एंटर कर देते थे तो वो मशीन के अंदर ही रह जाता था। अब जो वहाँ ओल्ड लेडीज़ होती थी, जब उनको कार्ड दिया तो वो मशीन के अंदर रह जाता था, वो तो मशीन को गालियाँ देने लग पड़ती थी, मुआ मेरा कार्ड खा गया ये वो। तो उन्होंने देखा कि जो न्यू प्रोसेसेस है उनमें क्या कमी है। और क्या होता था कि कोई भी आपको गन पॉइंट पर आपको बोलता था कि कैश निकालो, तो फिर उन्होंने क्या लाया कि अगर आप अपने पिन को रिवर्स ऑर्डर में डालोगे तो जो पुलिस को पता चल जाएगा कि आप जो है डेंजर में हैं। तो ऐसे कुछ चेंजेस किए गए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आएंगे, उनको एवेल्युएट किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है जो भी प्रोसेसेस आपने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो दिस इज़ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। पहले सिर्फ डिपॉजिट के लिए यूज़ होता था, अब विदड्रॉ के लिए, अब आप अपनी यूटिलिटी बिल्स भी दे सकते हो, अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं इनबिल्ट कर दिए उस मशीन में। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया गया। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि री इंजीनियरिंग क्या है, तो एक बार इसको भी स्टडी कर लेते हैं। देखो जैसे हम री इंजीनियरिंग की बात करते हैं, री इंजीनियरिंग का मतलब कि हम कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। मीन्स हम अपनी कॉस्ट को 70 to 80% रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ह्यूज चेंज लाना चाहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। कैसे ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट करेंगे? हम अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको रीथिंक करेंगे, उनमें रेडिकल रीडिज़ाइन मीन्स दोबारा से सोचो, फंडामेंटली चेंज करो कि कैसे कर रहे हो, अब कैसे करेंगे। अगर उनको आप रेडिकल उनमें चेंज करते हैं और उनको चेंजेस करने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आती है, देन उसको कहते हैं हम बीपीआर। एक स्मॉल सा चेंजेस, दैट इज कॉल्ड द बीपीए, या बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, राइट। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग तभी कहा जा सकता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आए और आप जो है रेडिकली रीडिज़ाइन कर रहे हो, फंडामेंटली रीथिंकिंग कर रहे हो, तब उसको बोला जाएगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। वही लिखा है, इज द फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिज़ाइन बिजनेस प्रोसेस से क्यों अचीव द ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट।
अब प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो तो स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं ताकि जो स्पेसिफिक गोल्स या ऑब्जेक्टिव या आउटपुट हमने सोचा है उसको अचीव किया जा सके। तो ये तो डेफिनेशन दी हुई है। प्रिंसिपल क्या होते हैं, मीन्स बीपीआर करना है तो कैसे किया जा सकता है, क्या कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। कहते हैं बीपीआर को करना है तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर उन प्रोसेसेस को किसी और वे में किया जाएगा तो क्या क्या हमें टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, कौन कौन सी और नई जॉब्स आएंगी, उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होगी, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्या ट्रेनिंग्स होगी, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जब भी आपको री इंजीनियरिंग करना होता है प्रोसेसेस का तो 3 कंपोनेंट्स जो है आप उनका यूज़ करके री इंजीनियरिंग करते हैं। कौन कौन से, री डिज़ाइन, री टूलिंग, री ऑर्केस्ट्रेटिंग। ये की कंपोनेंट है किसी भी बीपीआर के, जो कि एसेंशियल है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो फोकस कर पाए आउटकम जो चाहती है, जो वो चाहती है अचीव करने, उस पर फोकस कर पाए। जो 3 टूल्स पर ध्यान दिया जाता है जब भी हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने सोचा कि वो 24 आवर में जो है कस्टमर को दुनिया के किसी भी कोने में हो 24 आवर्स में उसको डिलीवरी देगा। तो उससे क्या होगा, एक तो कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड होगी, एक आपके प्रोसेसेस में जो है वो मतलब एक तरह से रेडिकल चेंज होगा। 24 आवर्स डिलीवरी करना दुनिया के किसी भी कोने में ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क है। तो ऑब्वियसली इसमें आपको रीथिंकिंग, फंडामेंटल रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये कर पाए तो ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आएगी। ऐसे ही जैसे बैंक ने सोचा कि जो अप्रूवल ऑफ मॉर्टगेज लोन है वो 60 मिनट्स, जैसी एप्लीकेशन आए 60 मिनट्स में अप्रूवल जो है मॉर्टगेज की आ जानी चाहिए। उसके लिए सारे प्रोसेसेस जो है बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने पड़ेंगे। उस बहुत सारे प्रोसेसेस को आपको चेंज करना पड़ेगा, आईटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके स्किल सेट को डेवलप करना पड़ेगा, ये सब काम करने पड़ते हैं। तो इन जो भी री इंजीनियरिंग में होगा उनको 3 कंपोनेंट्स में उसने डिवाइड किया है कि मान लो कि आपका टारगेट है कि 60 मिनट्स में एप्लीकेशन जो है अप्रूव होनी चाहिए मॉर्टगेज की। तो इसके लिए आप पहले रीडिज़ाइन करेंगे। रीडिज़ाइन, सिंप्लीफाई। पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, कहता है पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई न्यू प्रोसेसेस। मीन्स अल्टीमेटली आपको अपने स्टेप्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा और अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो 60 मिनट्स में जो है एप्लीकेशन के 60 मिनट्स में ही आप लोन को अप्रूव कर सकोगे। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है आप सिंप्लीफाई करिए, स्टैंडर्डाइज करिए उनको। स्टैंडर्डाइज मीन्स यही स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं, अगर अलग अलग होंगे तो ऑब्वियसली स्पीड नहीं बन पाएगी। देन एम्पावरिंग, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पावरिंग, ऑर्गेनाइज ए टीम ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ईच प्रोसेस, और उनकी ऑनरशिप आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो किस चीज़ के लिए, कोई एम्प्लॉय, पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एम्प्लॉयशिप, यहाँ एम्पावरिंग का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर उनको दी जाएगी कि आप क्या क्या करेंगे। एम्प्लॉयशिप, उनकी ऑनरशिप या अकाउंटेबिलिटी असाइन की जाएगी। ग्रुप वेयर, कि वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और मेजरमेंट, कि जो भी आउटपुट है, रिजल्ट आउटपुट को कैसे मेजर किया जाएगा। ये सारा रीडिज़ाइन में ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन से स्टेप होंगे, कितने मिनिमम स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसको स्टैंडर्डाइज भी ऐसे ही इसको परफॉर्म किया जाएगा। फिर एम्प्लॉय की एक टीम बनाई जाती है, उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है, उनकी ऑनरशिप असाइन की जाती है। फिर वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे और कैसे परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे। इन सब चीज़ों को करने के लिए ऑब्वियसली रीटूलिंग की जाती है कि डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, नेटवर्क, इंटरनेट, एक्सटरनेट, वर्क फ्लो क्या रहेगा, वो सब कुछ रीटूलिंग करते हैं। दोबारा से वो टूल्स जो रिक्वायर्ड हैं उनको जो है इंटीग्रेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इंश्योर किया जाता है कि जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो। कौन कौन सी, प्रोसेस, आईटी और ह्यूमन सोर्स, ये तीनों जो है एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होंगे, एक सिंक वे में काम करेंगे। जो उसने बोला इधर से वो उसी अंडरस्टैंडिंग से आगे काम करेगा, तभी जो काम है वो
जो लिमिट आपने डिसाइड किया उसमें आप अचीव कर पाओगे। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, किसी भी री इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। पहले आप रीडिज़ाइन, सारा कुछ रीडिज़ाइन करो, क्या क्या जो आपके प्रोसेसेस हो गए उनको सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्डाइज करो, और एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग पावर दो, और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी वगैरह असाइन करो, वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, मेजरमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना है। उसके लिए जो टूलिंग है, रीटूलिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में करो, और ये इंश्योर करो कि सब कुछ सिंक में हो, उनका इंटीग्रेशन वे में वो काम करें, वो इंश्योर करना है। तो दीज आर द ईच स्टेप प्रिंसिपल इम्बॉडीज, कुछ एक्शन रिसोर्सेज हैं जो कि इस टेबल में बताए हैं। बाकी चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, क्या चेंजेस आए हैं, बीपीआर कहाँ कहाँ किया गया है। पहले सिंपल टास्क था, डिवीज़न ऑफ लेबर था, बट अब एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ हैं। पहले ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ था, अब एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है। पहले प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर था, अब प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। और मास प्रोडक्शन था, अब मास कस्टमाइजेशन होता है। तो ये सारा कुछ, ये री इंजीनियरिंग में सारा आता है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट बीपीआर टू एन एंटरप्राइज द फॉलोइंग की एक्शन कौन कौन से लिए जाते हैं, जो ऊपर बताया ना वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप देखो ना कि आपको सिलेक्शन करनी है वो वाले प्रोसेसेस जो वैल्यू ऐड करेंगे, फिर उनको आप सिंप्लीफाई करो, फिर टीम ऑर्गेनाइज करो, फिर क्या वर्क फ्लो करेगा, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उनको ऑटोमेट करना है, ये सारा ये रीटूलिंग में आ गया। फिर ट्रेन उनको करना है और इंट्रोड्यूस कर दो प्रोसेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। देखो कोई भी बीपीआर किया जाता है ना, उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बट उन सभी मेथड में एक चीज़ कॉमन होती है। तो जो भी मेथडोलॉजीज़ होती हैं उनमें एक जनरल मॉडल स्टेजेस होती हैं। अगर आपको जनरल मॉडल स्टेजेस पूछी जाए बीपीआर की तो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले इनविजन स्टेज होती है। इनविजन स्टेज में तो हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है और हमारे बिजनेस प्रोसेस क्या है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। देन इनिशिएशन, फिर इनिशिएट किया जाता है, एक टीम असाइन की जाती है, उनके परफॉर्मेंस गोल, उनको प्लानिंग, जहाँ एम्प्लॉय नोटिफिकेशन सेट किया जाता है। फिर डायग्नोसिस स्टेज, जिस पे देखा जाता है कि भी कौन कौन से प्रोसेसेस हम परफॉर्म करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है, और उनके सब प्रोसेसेस मतलब उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे उसको जो है वो सारा डिसाइड किया जाता है कि कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, उनके क्या रिसोर्सेज होंगे, उनकी क्या आईटी रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। उसके बाद उनको रीडिज़ाइन किया जाता है, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मींस न्यू प्रोसेसेस को जो है माइग्रेट कर दिया जाता है सिस्टम में। फिर उनको देखा जाता है कि क्या वो वही रिजल्ट दे रहे हैं जो हमने डिसाइड किया था। तो ये जनरल कुछ स्टेजेस हैं जो कि हर बीपीआर में यूज़ की जाती हैं। कहता है टाइप ऑफ फॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट बीपीआर कैन बी एम्प्लॉय, कहाँ कहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है। कहते जब बीपीआर करने के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, बीपीआर करना सब कुछ चेंज करना पड़ता है और इसकी कंसल्टेंसी भी काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो कहता मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट 20 हो, ठीक है, एटलीस्ट 4 मैनेजमेंट पोजीशंस हो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमिटमेंट होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनिशियली इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है, तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमिटमेंट होनी चाहिए और वेल फॉर्म्ड उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और किन किन ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉय किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसको फेस कर रही हैं, जहाँ लो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं उनका कस्टमर के लिए, जहाँ उनके बहुत हाई बॉटलनेक जो है प्रोसेसेस हैं और पुअर परफॉर्मेंस है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और जो जॉब है वो इनएप्रोप्रिएट है, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। तो उन केसेस में बीपीआर किया जाता है। चलिए लास्ट टॉपिक, कोर कॉम्पिटेंस एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। मैंने आपको बताया कि कोर कॉम्पिटेंस क्या होती है। कोर कॉम्पिटेंसी आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है, ऐसी कॉम्पिटेंसी आपके पास है जिसको जो आपका कॉम्पिटिटर है वो इजीली कॉपी नहीं कर सकता और वो आपको एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। क्या है कि उससे आपको एक डिस्टिंक्टिव एडवांटेज मिल रहा है और कॉम्पिटेंसी आपकी रेयर है, दूसरों के पास नहीं है, और कॉम्पिटेंसी आपके कल्चर में एम्बेड है, हर एक के पास जो है वो उसको फॉलो करता है, और उससे क्या है आपके कस्टमर को जो है वो वैल्यू मिलती है और इससे आप वाइड रेंज ऑफ मार्केट को एक्सेस कर सकते हो। इसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी के लिए ये पॉइंट्स आप यूज़ करेंगे जब भी आएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है? देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अरे चल नहीं रहा,
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं ऐसे फैक्टर्स जो जिसके लिए हर इंडस्ट्री को जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में उन फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ता है, उनमें एक्सेल करना पड़ता है ताकि वो अपने कंपटीशन को बीट कर पाए। और जिन फीचर्स को जो है, जो फैक्टर्स या फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस जिसको कस्टमर बहुत वैल्यूड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार आती है, बहुत अच्छे फीचर है, बहुत अच्छी चलती है, माइलेज भी अच्छा देती है, लेकिन उसके सर्विस स्टेशन आपको इजीली नहीं मिल पाते। क्या आप उसको प्रेफर करोगे? आप कहोगे बड़ी मुश्किल आती है, इतनी दूर सर्विस स्टेशन है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे कुछ हर एक प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर मैं किसी भी फ़ोन की बात करूँ, राइट, वो दिखने में बहुत अच्छा है बट कुछ ही दिनों में जो है वो हैंग होने लग पड़ता है। मतलब जब आपने लिया, वो प्राइसिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, वो दिखने में अच्छा है, आपने पकड़ा है तो लगता है वाओ क्या फ़ोन है, बट कुछ ही दिनों के बाद वो हैंग होने लगता है। तो मीन्स उसकी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको ज़्यादा वैल्यू करता है कस्टमर, रादर दैन कि उसमें जो उसकी आउटर बॉडी में जो है वो मटेरियल कैसा यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमें ये हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये देखना पड़ता है कि कस्टमर किन फीचर्स को ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर उन फीचर्स में हम एक्सेल या उसमें परफॉर्म बेटर करेंगे तभी हम कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कैसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, क्या है, कैसे मतलब देखा जाए कि किसी प्रोडक्ट और सर्विस का क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ जो हैं कह लो कि सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। पहला सोर्स है कि आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर देखो। आप उस इंडस्ट्री में, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप किसी ट्रेडिंग में डील कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप शूज़ मैन्युफैक्चरिंग इस इंडस्ट्री में हो, तो वहाँ पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा कि आपकी शूज़ की क्वालिटी, वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा। और उसकी जो लुक है, क्वालिटी तो ठीक है, अब बाटा के शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पर क्या था कि उसमें डिज़ाइन ज़्यादा नहीं थे। तो आज की डेट में जो कस्टमर है किसको वैल्यू करता है, कहता है कि आज की डेट में अगर जो शूज़ है वो 3 या 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद हर कोई चेंज कर लेता है। वो कहता है कि चाहे वो 7-8 मंथ्स ही लास्ट करे, जस्ट 3 मंथ्स ही लास्ट करे, हमें तो चेंज ही करना है। तो लुक अच्छी होनी चाहिए दिखने, और कंफर्ट्स, और उस शूज़ का कंफर्ट्स ज़्यादा होना चाहिए। तो स्केचर्स जैसे हैं तो उनमें कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, चाहे वो थोड़े से हाई उसमें प्राइस में आते हैं तब भी लोग जो है उसको प्रेफर करते हैं। तो देखना पड़ता है कि किसी भी जो इंडस्ट्री से आए उसका स्ट्रक्चर कैसे, उसमें उसको बीट करने के लिए क्या बेटर होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री होगी उसके सक्सेस फैक्टर्स जो है सेपरेट होंगे। उसमें ये है कि आपका जो रेंज है वो कहाँ तक है, मीन्स उसके कितने टावर्स हैं। कहीं जाते हैं आप रिमोट एरिया में जाए और रेंज ही नहीं आ रही, तो आप कहते हो कि नहीं यार ये तो जो ऑपरेटर है वो ठीक नहीं है, हम दूसरे ऑपरेटर पर शिफ्ट होते हैं। तो हर इंडस्ट्री का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर उसकी स्ट्रक्चर देख के आपको पता चलता है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी कैसी है, इसके सामने लिख लो। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के आगे इसके सामने लिख लो आप प्राइस डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप कॉमा डिफरेंशिएशन। दो तरह की कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होती हैं। कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि आप ऐसी सर्विस दे रहे हो कि जो आपका कॉम्पिटिटर दे रहा है उससे कम प्राइस में दे रहे हो और उसी क्वालिटी की दे रहे हो, उसको बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप। चाइना इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। डिफरेंशिएशन जैसे एप्पल फॉलो करता है, चाहे उसका प्राइस हाई होता है बट उसके फीचर्स जो है बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आप किस कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होंगे। तो आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इसमें क्या होगा कि आपको रॉ मटेरियल जो है वो रीजनेबल रेट में मिलना चाहिए, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। तो ये हो गए आपके कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी कैसी है। नेक्स्ट आ गया आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर मीन्स कैसे इन्वायरमेंट में आप जो है वो वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पर ये भी आ सकता है कि जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है किसी कंट्री का, तो वहाँ पर अगर डीरेगुलराइज्ड किया हुआ है, जैसे लिबरलाइजेशन वगैरह आ गई,
तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कोई आपके जो भी और आपके कंपटीटर्स आएंगे या बाहर से भी कोई कंपटीटर्स आएंगे, तो वहाँ पर आपको उनके बीट करने के लिए उनकी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल में उन्होंने लिखा नहीं है, ये भी लिख सकते हो कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को डीरेगुलाइज जब किया था तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो वहाँ पर आ गई। उनके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या था कि अब कोई भी कंपनी उनके जो उनसे compete करने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो जो न्यू प्राइवेट कंपनीज आई थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट को कैप्चर करना चाहती थी, कस्टमर बेस को बढ़ाना चाहती थी। तो वहाँ कस्टमर बेस जिसका ज़्यादा हो गया वही जो कंपनी है वहाँ पर सक्सेसफुल हो गई। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में और भी आ सकता है, कार्बन एमिशन यहाँ गिवन नहीं है तो कार्बन एमिशन भी देख सकते हो कि एविएशन इंडस्ट्री में बहुत होता है कि जो एयरप्लेन्स है कम कार्बन एमिशंस करते हैं तो उन पर पेनल्टीज़ वगैरह कम होती हैं, उनको जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट आ गया टेम्पररी फैक्टर्स। जैसे कोई बिग बिजनेस हाउस है, अगर उसका सेपरेशन हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। उससे कैसे वो कह लो उस सेटबैक से कैसे बाहर आएंगे उस टाइम के लिए, उसके लिए वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। या किसी कंपनी का जो सीईओ है उसकी सडन डेथ हो जाती है तो न्यू सीईओ को टाइमली लाना। जब कोई फ्रॉड हो जाता है, जैसे आईसीआईसी बैंक में चंदा कोचर का केस हुआ था, जो न्यू सीईओ आया था कैसे कंपनी को या आईसीआईसी बैंक को दोबारा से लॉसेस से प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आए थे। तो ये कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं, टेम्परेली इन्वायरमेंट से भी आ सकते हैं। तो ऐसे आप स्टडी करके तो जब भी आए कि क्या सोर्सेस हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बताना है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, इन्वायरमेंटल और टेम्परल। यहाँ पर और दिया हुआ है कि अगर आप कहते हो कि इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में कैसे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करें CSF निकालने के लिए। तो यहाँ लिखा है कि ऐसा करो ना, उस इंडस्ट्री के कस्टमर्स देखो कि कौन से हैं, तब आपको पता लगेगा कि आप उनको अपने प्रोडक्ट में क्या फीचर्स दोगे ताकि वो सेटिस्फाई हो पाए। तो क्या कौन से कस्टमर है या आने फ्यूचर में कैसे कस्टमर हो सकते हैं, क्या सेगमेंट है, मतलब किस एज के लोगों को आप जो है सर्व कर रहे हो या किस एरिया के लोगों को सर्व कर रहे हो, क्यों कस्टमर वो आपसे बाय करेगा, जहाँ वो आपके कंपटीटर से क्यों बाय कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी प्राइस क्या होगी, प्रोडक्ट सर्विस रिलायबिलिटी, क्वालिटी क्या होगी, ब्रांडिंग कैसे करनी है। फिर आप देखो कंपटीशन को, उस इंडस्ट्री का कंपटीशन एनालिसिस करो कि वहाँ के कंपटीटर कौन है, कितना इंटेंस कंपटीशन है। इससे आपको प्राइस कंपैरिजन और कॉस्ट कंपैरिजन करने के लिए मिलेगा। फिर आता है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मीन्स आपने अपनी कंपनी का जो कॉस्ट है, टेक्नोलॉजिकल है, जो ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी है, जो मार्केटिंग है, उसको किससे कंपेयर करना है, उसको कंपेयर करके देखना है राइवल से। तो इससे आपको अपनी लेबर कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सब कुछ पता चलेगा। तो ये है CSF में आपको इतना ही लिखना है। अल्टीमेटली जो CSF है ना उसमें कुछ कह लो कि प्रॉब्लम्स भी, इश्यूज भी हैं। अगर हम CSF, एक तो बहुत सारे CSF होते हैं किसी इंडस्ट्री के लिए, तो किसी पर्टिकुलर कंपनी, अगर आप उस इंडस्ट्री में जाते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाते हो, तो क्या आपके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वही होंगे जो आपके कंपटीटर्स के हैं? क्या जहाँ आपका जो है स्ट्रैटेजी, मान लो उसकी स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप की है, आपकी डिफ्रेंशिएशन है, तो सभी अभी कॉस्ट लीडरशिप पर काम कर रहे हैं, आपकी डिफ्रेंशिएशन है, तो उनके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, अब आपके अलग होने चाहिए। तो एक जनरलाइज्ड नहीं कर सकते आप। और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढना ये भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अभी आपने देखे तो कितने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। अब इनमें से इम्पॉर्टेंट को फाइंड आउट करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक तो डिफ़िकल्टी आती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होंगे। और फिर डेंजर्स ऑफ जनरलाइजिंग मीन्स जो कॉम्पिटिटर्स के हैं अगर उसी पे काम करेंगे तो समटाइम्स वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए वर्क नहीं करता। तो कुछ ये इश्यूज बताए हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लास्ट चैप्टर। अब हम MCQ करेंगे। पहले आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अब हम MTPs वगैरह जो भी आपकी आई हैं उसके MCQ एक बार देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।